वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12 जुलाई 2026 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इसी तरह एमपीपीएससी पार्ट ए के पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कौन से संभाग की सीमा नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती है? तो अगर बात करें भोपाल जिले की, तो इसके जो है रायसेन, भोपाल संभाग की, तो इसका रायसेन जिला जो है नर्मदापुरम से लगता है। इंदौर जिले की बात करें तो इंदौर का जो खंडवा है ये हमारे पास लगता है नर्मदापुरम से। उज्जैन की अगर बात करें तो देवास जिला जो है वो नर्मदापुरम से लगता है। सागर जिला जो है इसका, या सागर संभाग जो है इसका कोई भी जिला नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानिकी मूल्य समझौता में चयनित आकांक्षी जिला कौन सा है? तो उद्यानिकी मूल्य समझौता में जो चयनित जिला है वो है छतरपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन और कर दाखिल करने जैसी कई सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है? तो जो उमंग प्लेटफॉर्म है वो इस तरह के वेबसाइट है जहाँ पर आप एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई राज्यपाल से संबंधित है? तो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास सरकारी कार्य होते हैं राज्य के, वो जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है वो हमारे पास अनुच्छेद 166 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके हमने ट्रिक भी देखी थी कि राजा का नाक योगा से साफ। जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास है अनुच्छेद राज्यपाल से, जैसे कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका हमारे पास मिलता है 153 में। वहीं बात करें अगर 154 की, तो 154 में जो है कार्यकालिक शक्तियां हैं उसकी, राज्यपाल की। न से हमारे पास हो जाएगा नियुक्ति है 155 में। 156 में जो है कार्यकाल है, मतलब कितनी अवधि के लिए रहेगा राज्यपाल। योग्यताएं हैं हमारे पास 157 में, और स से हमारे पास शर्तें हैं 158 में, और अनुच्छेद 159 में जो है शपथ है राज्यपाल की, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो हमारे पास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमारे पास शपथ दिलवाते हैं, तो इसका हमारे पास ये हो जाएगा। इसके अलावा बात करें 164 अनुच्छेद की, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि ये हमारे पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाते हैं। और अगर बात करें 199 की, तो इसके तहत क्योंकि धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पे हमारे पास सिग्नेचर करने होते हैं। वहीं 200 अनुच्छेद की बात करें तो किसी भी विधेयक पे वो विचार करने और उसको वापस करने या उस पर साइन करने का अधिकार रखता है राज्यपाल। तो ये जो थे हमारे पास राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एडेया हंटे हार्टलेम के अनुवाद के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो दीपा भास्ती जो है उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है धसान नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं धसान नदी। तो धसान नदी जो है ये हमारे पास बेतवा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और 365 किलोमीटर लंबाई के साथ धसान नदी बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये हमारे पास बेतवा नदी जो है ये निकलती है रायसेन जिले से। ठीक है, तो ये हमारे पास जाती है यमुना में, बेतवा नदी, और इसी की हमारे पास सहायक नदी है धसान। और हमें पता है जो बेतवा नदी है ये बहती है उत्तर पूर्व दिशा में, और इसकी सहायक नदी भी जाएगी उत्तर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। वहीं बात करें वेनगंगा की, देखो इसको भी समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? वेनगंगा।
तो हम बात करें अगर सिवनी जिले की, तो सिवनी से हमारे पास निकलती है वेनगंगा और इस तरह हमारे पास महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। फिर हमारे पास ये छिंदवाड़ा को छोड़ दो और उसके साथ पांडुरना को छोड़ दो, यहाँ से बैतूल से हमारे पास निकलती है वर्धा नदी और ये पांडुरना की दक्षिणी सीमा बनाते हुए इधर मिल जाती है महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी से। ये रही हमारे पास वर्धा नदी और अगर इसके संगम की बात करें तो ये इन्होंने बनाया प्राणहिता संगम और ये हमारे पास आगे जाके कहाँ जाएगी, गोदावरी में। तो ये पांडुरना की दक्षिणी सीमा बनाती है वर्धा नदी ने। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से निकलती है एक तो पेंच नदी, दूसरी निकलती है हमारे पास कान्हा नदी। तो कान्हा नदी जो है ये हमारे पास मिलती है अगेन वेनगंगा में और पेंच नदी जो है ये मिल जाती है कान्हा नदी में। तो ये रही पेंच नदी और ये ही कान्हा नदी। तो ये हमारे पास है दक्षिणी गोदावरी अपवाह तंत्र का जो है नदियों का प्रवाहित दिशा। तो वेनगंगा जो है ये उत्तर पूर्व में नहीं है तो दक्षिण की ओर बहती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसलिए कर इनकरेक्ट हो गया। वहीं बात करें अगर तवा नदी की, तो तवा नदी जो है वो तो हमारे पास नर्मदा नदी जो है इसकी सहायक नदी है जो कि निकलती कहाँ से, बैतूल जिले से निकलती है और नर्मदापुरम में जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। नर्मदापुरम में यहाँ पे तवा जलाशय भी है जो कि आंध्र भूमि है सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की, तो इसलिए ये भी हमारे पास दक्षिण की ओर नहीं बहती है। फिर केन नदी दक्षिण की ओर बहती है। केन नदी तो हमारे पास कहाँ से निकलती है, कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है कटनी से निकल के केन नदी जो है वो हमारे पास चली जाती है उत्तर की ओर, ये दक्षिण में नहीं आती है। तो ये भी हमारे पास गलत हो गया, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए कि धसान जो है वो उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। बजरामठ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है बजरामठ का मंदिर कहाँ है। तो ये मंदिर है हमारे पास ग्यारसपुर विदिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बाजना मठ की, बाजना मठ याद रखना ये है जबलपुर में और ये किसने बनवाया था, संग्राम शाह जो गोंड शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया बाजना मठ। और ये है बजरा मठ जो कि क्या है, ग्यारसपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करना है। तो टोटल 12 संकेतक हैं इसमें, तो 12 संकेतों में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांगेयदेव किस वंश के प्रतापी शासक थे। तो गांगेयदेव की अगर बात करें तो ये थे त्रिपुरी के कलचुरी वंश के प्रतापी शासक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करें जो परमार वंश के जो राजा भोज थे उनसे इन्होंने युद्ध किया था जिसमें कि ये हारे थे और राजा भोज जीते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कलचुरी वंश के थे। यही हमारे पास कलचुरी वंश की अगर हम बात करें तो युवराज देव प्रथम, युवराज प्रथम जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश के जो है शासक थे, जिनके दरबारी कवि थे राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा, विदुषाल द्विभंजिका, बाल भारत, बाल रामायण जैसी रचनाएं की हैं। और ये जो युवराज प्रथम है इनको कहा है इन्होंने उज्जैनी भुजंग या फिर मालवा विजेता। ठीक है, तो ये था हमारे पास कलचुरी वंश के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1975 से 82 में हमारे पास हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। और अगर हम सिंधियाओं की बात करें क्योंकि सारे ऑप्शन सिंधियाओं के हैं, तो महाजी सिंधिया जो है वो हमारे पास 1761 से 82 के लगभग जो है रहे हैं शासक। और इन्होंने ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि की थी 1982 में, जिसके तहत जो है इनको पेशवा से मुक्त किया था। अंग्रेजों ने इनको पेशवा मतलब पहले पेशवा के अंडर आते थे क्योंकि जो हमारे पास बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे उन्होंने इंदौर जो है वो होलकरों को और उज्जैन शाजापुर क्षेत्र जो है वो
सिंधियाओं को। उसके बाद जो है धार वाला जो क्षेत्र है वो उदाजी पवार को दिया था। तो यहीं से हमारे पास ये पेशवा के अंडर आते थे, लेकिन जो हमारे पास सालबाई की संधि की थी महाजी सिंधिया ने, उसके दौरान ये पेशवा से मुक्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं इसमें बात करें दौलत राव सिंधिया की, तो दौलत राव सिंधिया जो है पहले हमारे पास उज्जैन में बसाया था इन्होंने। उज्जैन शाजापुर क्षेत्र था, तो उज्जैन में बसाया था सिंधिया ने। जो हमारे पास राणोजी सिंधिया थे उन्होंने। तो ये जो है उज्जैन से ग्वालियर राजधानी लेके गए थे दौलत राव सिंधिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके पास दौलत होगी वही सारा राज्य छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है। तो उज्जैन से ग्वालियर गए थे हमारे पास दौलत राव सिंधिया राजधानी लेके, और इन्होंने वहां पे जाके मोती का व्यापार किया था। तो मोती वाला भी कहा जाता है इनको। और इनकी हेल्प करी थी पद्माकर कवि जो थे ना, पद्माकर कवि जिनको कवि पद्माकर सागर वाले धनी व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी मदद भी की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कमेंट सेक्शन में पहले बताना कि जो राणोजी सिंधिया संस्थापक थे सिंधिया वंश के, उनकी जो समाधि है वो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है। तो रीवा, उज्जैन, सिंगरौली ये सभी शामिल है। खरगोन जिला जो है ये मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किस अभिलेख से मिहिर भोज या भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मिहिर भोज जो है ये पहले तो कौन से वंश का था, प्रतिहार वंश का। देखो भोज नाम से हमारे पास 3 मिलते हैं। एक तो मिलते हैं राजा भोज जो कि परमार वंश का था, उसके बाद मिहिर भोज जो कि प्रतिहारों के थे, और वहीं अगर हम बात करें मिहिर कुल जो था ये हमारे पास हूण शासक था। तो ये मिलते जुलते नाम है, मिहिर भोज, मिहिर कुल और राजा भोज। तो ये हमने क्लियर कर लिया। फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बोल रहा है कि मिहिर भोज के प्रथम के जो बुंदेलखंड विजय की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। तो इसके जो है 2 प्रमुख अभिलेख मिले हैं। एक तो ग्वालियर से मिला है जो कि है सागरताल अभिलेख, और दूसरा मिला है दौलतपुर अभिलेख जो कि राजस्थान का है। तो ये जो बुंदेलखंड विजय की जानकारी है ये मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें दूसरे अभिलेख की तो वो मिला है राजस्थान से, दौलतपुर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है मध्य प्रदेश में जलवायु के संबंध में कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। पूछ रहा है कि राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्धशुष्क एवं अल्पांद्र है। देखो बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के जो चंबल घाटी वाला क्षेत्र है उसकी, तो ये जो हमारे पास क्षेत्र आता है मध्य भारत का पठार उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पे कम वर्षा होती है, इसके कारण ये जो है अर्धशुष्क भाग है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा से होती है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इधर से हमारे पास अरब सागर शाखा, और बात करें यहाँ से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, दोनों तरफ से हमारे पास जो है मध्य प्रदेश में मानसून आता है, वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती है। देखो पूर्वी भाग की बात करें तो सही कह रहा है कि हमारे पास दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला हिस्सा, यहीं से तो आ रही है बंगाल की खाड़ी से हवाएं। और देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये विंध्याचल पर्वत की जो भांडेर कैमूर श्रृंखला है, इसके कारण ये जो हवाएं हैं ये आती हैं दक्षिण पूर्व मतलब कि इस तरह से। तो ये हमारे पास इसी उधर चली जाती है उत्तर प्रदेश साइड, बिहार साइड। इसी के कारण ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का, ये हमारे पास जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाता है इन्हीं हवाओं के डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो ये हमारे पास था, तीनों ही जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे पास एकदम सही है कि जो हमारे पास मुख्य सचिव है
ये हमारे पास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किया जाता है। और मुख्य सचिव की नियुक्ति एवं कार्यकारी कार्रवाई है जो राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है। तो ये सही है, राज्यपाल के जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही इसकी नियुक्ति करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सही है। और प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति समूह में निम्न में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? तो अगर भील की उपजातियों की बात करें तो भील जनजाति की जो उपजातियां हैं उसमें हमारे पास आ जाती है भिलाला, बारेला, पटलिया, तो ये हमारे पास आ जाती है। लेकिन पलीहा जो है ये हमारे पास भारिया जनजाति की उपजाति है। भारिया की उपजाति देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन तो हमारे पास सी इनकरेक्ट हो जाएगा कि सम्मिलित नहीं है। भिलाला, बारेला, पटलिया जो है भील जनजाति की है। ये पलीहा अगर भील की नहीं है तो किसकी है? भारिया जनजाति की है। और भारिया की इसके अलावा कौन सी है? एक तो हो गई भुइहार, फिर दूसरा होगा भूमिया, इसके बाद पंडा और पलीहा, ये 4 जो है प्रमुख भारिया जनजाति की उपजाति आती है। बाकी बेगाओं की तो बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। बेगाओं की एक तो हो गई पढ़ा लिखा बेगा बिंजवार, उसके बाद बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कठमेना, ये जो है बेगा जनजाति की उपजातियां होगी। ठीक है, एक हमारे पास प्रमुख जनजाति में और कौन बच गया? गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति जो है इसमें हमारे पास एक तो आ जाएंगे प्रधान, एक हो जाएगा कोयतूर जो कि गोंड जनजाति स्वयं को कहलाना पसंद करती है, और प्रमुख रूप से हो जाएंगे अगरिया जो कि लौह शिल्प का काम करती है, और लोहासुर इनके देवता हैं। तो ये थे हमारे पास गोंड जनजाति की उपजातियां। तो अब आपका रिवाइज हो गया होगा उपजातियों के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पर्यवेक्षित सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या उपयोग होता है? तो लेबल डेटा जो है, लेबल युक्त डेटा सुपरवाइज मशीन लर्निंग में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, कोरकू जनजाति के गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी हमारे पास PYQ है। कोरकू जनजाति के गोत्रों की कुल संख्या जो है वो 46 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उपजातियों की बात कर रहे थे तो हम बात कर लेते हैं उपजातियों की। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं राजकोरकू जो कि धनी जो व्यक्ति होते हैं कोरकू में वो राजकोरकू कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं पथरिया कोरकू, ये हमारे पास मजदूर वर्ग में आ जाता है, और मोवासी जो कि अपराधी वर्ग में आ जाता है। तो ये तीनों जो है ये इसकी उपजातियां या वर्ग हम बोल सकते हैं। और प्रमुख रूप से इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक तो बाबरिया, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो एक में बाबरिया कोरकू जो है जो हमारे पास बैतूल क्षेत्र में निवास करते हैं उनको बोलते हैं बाबरिया। और विशेष रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बंदोरिया कोरकू। बंदोरिया जो है ये हमारे पास निवास करते हैं पंचमढ़ी स्थान में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ बंदर का परेशान करते ही हैं। और मध्य प्रदेश में घूमने वाली सबसे अच्छी जगह कौन सी है? पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी, और पर्यटन स्थल है प्रमुख रूप से। तो बंदोरिया जो कोरकू है वो कहाँ पे निवास करेंगे? पंचमढ़ी में। इसके अलावा जो है दुलारिया जो है वो हमारे पास देखने को मिल जाते हैं हरदा, खंडवा साइड में। ठीक है, तो ये स्थानों के नाम पर इनका वर्गीकरण है कोरकू जनजाति का। इसमें मुझे एक कंसेप्ट और याद आ रहा है कोरकू जनजाति का कि इनसे संबंधित जो है एक सिडोली प्रथा चलती है जो कि विशेष इम्पोर्टेंट है। सिडोली प्रथा में क्या होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है तो जो मृतक व्यक्ति है उसके लिए ये जो है स्तंभ स्थापित करते हैं जिसको मंडा बोलते हैं। और ये जो मंडा स्थापित करने की प्रथा है उसको ही कहते हैं सिडोली प्रथा। तो ये प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कोरकुओं के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो चेरापूंजी एक स्थान है जिसकी की तुलना की जाती है, मतलब काठीवाड़ा जो अलीराजपुर है उसकी तुलना की जाती है चेरापूंजी से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें हम मांडू की, तो मांडू जो है ये तो सिटी ऑफ जॉय है।
जिसको कि होशंगाबाद ने बसाया था। एक और हमारे पास स्थान है नरसिंहपुर में, जो कि है चिड़ीखो, और यहाँ पे चिड़ीखो अभ्यारण्य भी है। तो चिड़ीखो नामक जो स्थान है इसको बोला जाता है मालवा ए कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हमारे पास हरदा जो है 2011 के अनुसार सबसे छोटा जिला आ जाएगा। वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पांडुरना जो है वो हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हमारे पास दतिया सबसे छोटा जिला आ जाएगा। वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास निवाड़ी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे छोटा जिले से संबंधित बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारिया जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी का माध्यम बनाया जाता है? तो जो गिद्ध है ये भारिया जनजाति में विवाह गीतों में जो पुरखों को आमंत्रित करने के लिए माध्यम बनाया जाता है गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारिया जनजाति की तो इसके जो प्रमुख देवता हैं ये कौन हो जाएगा? भीमसेन। और इसके निवास की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में। अभी एपी के एग्जाम में पूछा गया है कि छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? मुख्य रूप से भारिया जनजाति। और पातालकोट नामक स्थान तामिया तहसील। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो अगर हम बात करें वाकाटक नरेश की तो संस्थापक जो है वो तो हमारे पास हो जाएगा विंध्य शक्ति। लेकिन अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ जो है तो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे प्रवरसेन ने, वाकाटक नरेश ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास ये वाकाटक नरेश जो हैं इनके जो है संबंध गुप्तों से रहे हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह हमने एमपीपीएससी पार्ट ए को डिस्कस किया हुआ है, जिसकी मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।